रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की कहानी की बात करें तो आज के दिन की कहानी जो है, ये अपने आप में ऐसी कहानी है कि कहीं न कहीं इस कहानी के अंदर आप लोग जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखेंगे, तो आप लोग सैल्यूट करने को मजबूर हो जाएँगे। क्योंकि इस तरीके से आमतौर पर ज़्यादातर केसों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखी नहीं जाती। लेकिन आज की जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, वो काबिल तारीफ़ थी। और जिस तरीके से कातिल सामने आता है, उसके बाद में कातिल कत्ल करने के पीछे की जो वजह बताता है, यकीनन दोस्तों वो वजह भी कहीं न कहीं पुलिस के गले की फांस बनती है कि अगर ये वजह है तो भी मुश्किल है और अगर ये वजह नहीं है तो भी मुश्किल है। तो आज की ये कहानी है बहुत ही ज़्यादा विचित्र और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी कहानी है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और वो ये है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जिस तरीके से इस चैनल की रीच डाउन हुई है, उस रीच को दोबारा बनाने के लिए आप लोग महज इतना सा काम कर सकते हैं कि अगर 2000 लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं तो कम से कम 1500 लोग हमारे वीडियोस पे लाइक कर कमेंट ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं की कहानी है, और बदायूं में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गौतम। और दोस्तों, जो गौतम था ये पहले सेल्समैनी का काम किया करता था। तो पहले साइकिल से किया करता था, लेकिन धीरे धीरे जब इसका काम अच्छा चला तो उसके बाद में इसने एक बाइक ले ली। अब जिस कंपनी में काम करता था तो अच्छी सेल्समैनी चलती थी, तो धीरे धीरे अब ये जो बाइक थी, इस बाइक को भी ये बदलता है। उसके बाद एक कार ले लेता है, इको स्पोर्ट। अब इस इको स्पोर्ट से सुबह सुबह ये अपने काम पर निकल जाता, रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास लौट के आता। इसी तरीके से जो परिवार था ये भी खुश था कि चलो गौतम का काम अच्छा चलने लगा है, उसने कार भी ले ली है, घर बार भी ठीक ठाक करा लिया है, बाकी जो पैसों की ज़रूरत रहती है वो भी गौतम पूरी करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और इसी तरीके से गौतम की जो दिनचर्या थी इस सालों से ऐसे ही चल रही थी। यानी सुबह को वो अपनी ड्यूटी जाता था अपनी सेल्समैनी के लिए, और शाम को लगभग 8-8:30 बजे के आसपास लौट आता था। इसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, परिवार भी खुश था, गौतम भी ठीक ठाक अपना काम काज कर रहा था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 4 दिसंबर, और इसी 4 दिसंबर को इसी गांव के अंदर, जिस गांव का गौतम रहने वाला था, इसी गांव के अंदर एक शादी थी। अच्छा, जो शादी थी वो शादी लड़की की थी, और गांव के अंदर ये रिवाज है दोस्तों आज भी, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर किसी सी जाति से हो, अगर गांव के अंदर कोई भी शादी होती है तो शादी वाले घर पर अगर मामला बिरादरी का है तो फिर सारे ही लोगों को इन्वाइट कर दिया जाता है। जो पुरुष लोग होते हैं यानी लड़का और वगैरह जो होते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि शादी का इंतज़ाम रहता है, खाना कैसा बन रहा है, घर की सजावट कैसी हुई है, पंडाल कैसा लगा है, ये सारी चीज़ें तुम्ही को देखना है, तुम्ही को मैनेज करना है। लिहाजा ये जो गौतम था, इस गौतम से गौतम के जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि आज जल्दी लौट आना, क्योंकि गांव में आज शादी है और तुम्हें उस शादी में जाना है, थोड़ा बहुत वहाँ पर इंतज़ाम भी देखना है, साथ के साथ वहाँ पर शुगन जो न्योता होता है वो भी देना है। लिहाजा उसके बाद में गौतम जो है अपने परिवार वालों से कहता है कि चलो ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊँगा, क्योंकि अमूमन गांव के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। किसी के यहाँ शादी होती है तो पूरा गांव समझता है कि हमारे घर ही शादी है, सब लोग जिम्मेदारी निभाते हैं, सब लोग उस शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी तरीके से जो गौतम का परिवार था यानी महिलाएं जो थीं वो सुबह सुबह से ही उनका जाने को था कि लड़की की शादी है, देखें दुल्हन तैयार होकर कैसी लग रही है, बारात कब तक आएगी, सारी चीज़ें कैसे करके मैनेज हो रही हैं। लिहाजा गौतम के परिवार की जो महिलाएं होती हैं सब सज धज कर वहीं पर चली जाती हैं लड़की वाले के घर जिसके यहाँ शादी थी। बाकी के जो पुरुष लोग थे वो भी तैयार होकर सब लोग जाने को होते हैं। शाम का वक्त हो जाता है और शाम के वक्त में जो शादी वाला घर था वो दूधिया और हल्की हल्की पीली रोशनी में नहा जाता है। पूरे गांव से लोग उस घर की तरफ, गांव की जो और महिलाएं थीं वो सब उस लड़की के घर की तरफ पहुंच जाती हैं। लेकिन दोस्तों, बारात भी ऑलमोस्ट आने को होती है, रात के लगभग 9 से 9:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। लेकिन जो गौतम जिसको जल्दी लौट आना चाहिए था वो गौतम अभी तक लौट कर नहीं आया था। अब इधर 9 बजे तक गौतम जो था वो शादी में शिरकत उसने नहीं दी थी, उधर जो परिवार वाले थे वो शादी समारोह में बिजी थे, व्यस्त थे। इसी समय लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है और परिवार के कुछ लोगों को टेंशन होती है कि गौतम अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बाद में परिवार के जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं कि एक बार गौतम का नंबर ट्राई करो कि कहाँ रह गया। तो उसके बाद में जब गौतम का मोबाइल नंबर लगाया जाता है तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब परिवार वाले थोड़े से परेशान होते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है आ जाएगा, हो सकता है कि दिन भर काम किया हो, मोबाइल डाउन हो और कहीं लगाने का मौका ना मिला हो, इसलिए हो सकता है कि आने ही वाला हो। इसलिए घर वाले फिर वेट करने लगते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रात के तकरीबन 10 से 10:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। गौतम का नंबर फिर लगाया जाता है, फिर नंबर स्विच ऑफ। अब जब गौतम का नंबर इस बार भी स्विच ऑफ बताता है तो परिवार वालों को अब थोड़ी चिंता होती है। उसके बाद में परिवार वाले तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं जो उस एरिया से आ रहे थे। सारे ही लोगों से पूछा जाता है जो घर की साइड से आ रहे थे कि किसी ने गौतम को देखा क्या, लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने तो गौतम को नहीं देखा।
रात ऐसे ही गुजरती रहती है, परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती रहती है, लेकिन गौतम का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। लिहाजा ऐसे करते करते जो पूरी रात थी इसी तरीके से बेचैनी में गुजरती है। अगले दिन जो घर वाले होते हैं दौड़े दौड़े सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में बताते हैं कि साहब, जो गौतम है सुबह से अपने काम पर गया था, अमूमन 8 बजे के आसपास लौट आता है, लेकिन पूरी रात गुजर गई है, गौतम अभी लौट कर नहीं आया है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले ये सूचना पाते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने काम पर निकला था लेकिन अभी लौट कर नहीं आया है, उसके बाद में पुलिस वाले कंप्लेंट लिखते हैं और कंप्लेंट लिखने के बाद में अब इस गौतम की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, इधर घर वाले भी ढूंढ रहे हैं, बाकी के तमाम गांव वालों से भी पूछताछ की जाती है। पुलिस वाले इस व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करते हैं, इसके बारे में इसके बैकग्राउंड को खंगालते हैं और जब मोबाइल की लास्ट लोकेशन ये सारी चीज़ें चेक करते हैं तो पता ही चलता है कि जो गौतम का मोबाइल है वो वापस गाँव तक तो आया था, लेकिन उसके बाद से जो मोबाइल था ये स्विच ऑफ हो गया था। ये सारी ही चीज़ें पुलिस वालों को भी परेशान कर रही थी, घर वालों को भी परेशान कर रही थी, गांव वाले भी ढूंढ रहे थे। 4 तारीख का मामला था, 4 भी गुजर जाती है, अगले दिन जो 5 तारीख थी वो 5 भी गुजर जाती है, लेकिन गौतम के बारे में पुलिस को और ना ही घर वालों को ना ही गाँव वालों को कोई भी सूचना ऐसी नहीं थी जो गौतम के बारे में मिल पाई हो। अब दोस्तों पुलिस वाले इस पूरे केस को लेकर इतने ज़्यादा परेशान है कि पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा है। दरअसल जो गौतम था अब तक तो मिल जाना चाहिए था, जिंदा या मुर्दा, उसकी डेड बॉडी या फिर कोई और चीज़, अगर कुछ उसके साथ में हेसनेस हुई है तो अब तक तो पुलिस को पता चल जाना चाहिए था। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस इसी तरीके का डिस्क्रिप्शन जो सारी चीज़ें परिवार वालों ने लिखवाई थी वो सर्कुलेट करते हैं और उसके बाद में दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, यानी 4 तारीख का ये मामला था, अब तकरीबन 9 तारीख आ चुकी थी और इसी 9 तारीख को बरेली के फतेहगंज से इसी उझानी थाने में फ़ोन आता है और उझानी थाने में फ़ोन करने के बाद में बरेली फतेहगंज थाने से बताया जाता है कि जिस तरीके की जो कार तुमने बताई है वो कार यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, लिहाजा आप आ जाइए, एक बार चेक कर लीजिए। जो उझानी कोतवाली की पुलिस थी वो तुरंत बरेली फतेहगंज पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में पुलिस सोचती कि कार मिली है तो डेड बॉडी भी मिल जाएगी या फिर जो शख्स है वो भी मिल जाएगा। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस जब फतेहगंज पहुँचती है तो वहाँ पर पता चलता है कि जो कार थी वो ना किसी रोड पर थी ना कहीं ऐसी सुनसान जगह पर थी, दरअसल वो कार थी वो तो एक नदी के अंदर थी। फिर क्या था, पुलिस वाले उस कार को जैसे तैसे करके निकालते हैं, कार को फॉरेंसिक टीम के हवाले करते हैं और उसके बाद में पुलिस वाले इधर उधर जो आस पड़ोस की जगहें थी वहाँ पर भी ढूंढते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर उस व्यक्ति को मार कर या फिर डाल दिया हो या फिर कुछ और, लेकिन कहीं से भी कुछ मिल नहीं पा रहा है। अब पुलिस वाले बड़ा परेशान है कि एक गाँव में शादी थी और शादी समारोह में उस व्यक्ति को शामिल भी होना था, लेकिन जो व्यक्ति बदायूं में था वो व्यक्ति बरेली में कैसे पहुंचा, और बरेली में पहुंचा तो फिर वो व्यक्ति कहाँ है अगर कार उसकी यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम तरीके के सवाल पुलिस को घेर रहे थे कि इसी बीच में उझानी पुलिस थाने के अंदर एक और फ़ोन आता है जो कि इनकी नज़दीकी पुलिस थाने से था और वहाँ पर बताया जाता है कि जिस तरीके का तुमने डिस्क्रिप्शन दिया है उस तरीके की हमें एक डेड बॉडी मिली है। हालांकि जो डेड बॉडी है ये पूरी तरीके से काली पड़ चुकी है, लेकिन कपड़ों के हिसाब से जिस तरीके के कपड़े जिस तरीके का पहनावा तुमने बताया है उस हिसाब से ये पॉसिबल है कि डेड बॉडी की शिनाख्त की जा सके। लिहाजा जो उझानी पुलिस थाने की टीम थी वो तुरंत इस गौतम के परिवार वालों को लेकर उस थाने पहुंचती है जहां से फ़ोन आया था। वहां पर पहुंचने के बाद में डेड बॉडी को चेक करते हैं तो जो परिवार वाले होते हैं गौतम के वो तुरंत डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब ये मरने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा गौतम है। इतना कहते ही जो परिवार वाले थे वो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। अब इधर दोस्तों पुलिस को ये केस बहुत ज़्यादा उलझा दिखाई पड़ रहा था कि रहने वाले बदायूं के टिकटोली के हैं और उसके बाद में जो डेड बॉडी है वो इस थाने से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर मिली है, लेकिन जो कार है ये बरेली के फतेहगंज में मिली है। आखिरकार ये माजरा क्या है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज़्यादा उलझा रही थी। दोस्तों अभी तक पुलिस के पास में जो केस दर्ज हुआ था वो केस गुमशुदगी का केस था, लेकिन अब ये केस सीधा गुमशुदगी से कन्वर्ट होकर सीधा मर्डर का केस बन चुका था। उसके बाद में फिर क्या था, पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हैं और अपनी छानबीन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इस पूरे केस के अंदर पूछताछ की जाती है तो गौतम के परिवार वालों से की जाती है। गौतम के परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट या फिर कोई शक है, कोई ऐसा है जो तुम्हारे बेटे की हत्या कर सकता है। यानी एक तरीके से दुश्मनी से लेके पैसों का लेन देन से लेके दोस्ती तक हर एंगल को पुलिस वाले, यानी मर्डर केस में जितने भी एंगल्स पुलिस वाले पूछ सकते थे वो सारे ही एंगल्स पर पूछताछ करते हैं। लेकिन घर वालों की तरफ से ऐसा कोई भी एंगल पुलिस वालों को नहीं मिलता है जिस एंगल पर पुलिस वाले अपनी छानबीन कर सकें। लिहाजा फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि जो कार है अगर बरेली के इस थाने में पहुंची है फतेहगंज तो किसी सीसीटीवी में कहीं पर टोल नाके पे कहीं तो कैद हुई होगी। लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात थी कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर इस कार को नहीं देखा गया। अब पुलिस वाले बड़ा परेशान है कि कार आखिरकार वहाँ कैसे पहुँची, उड़कर पहुँच गई क्या। तमाम तरीके से तमाम पहलुओं पर पुलिस वाले जांच
करते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, यानी दिसंबर का मामला था, जनवरी आ जाती है, जनवरी गुजरती है, फरवरी आ जाती है, फरवरी गुजरती है, मार्च, अप्रैल, मई। इस तरीके से तकरीबन तकरीबन 4-5 महीने का समय गुजर जाता है। और 4-5 महीने का समय गुजरने के बाद में पुलिस वालों के पास में ना तो कोई सबूत था, ना कोई क्लू था, और ना पुलिस वालों के पास में ऐसा कोई मोटिव था कि जिसके इर्द गिर्द पुलिस अपनी छानबीन को कर सके। लिहाजा इस बीच में तमाम अफसर जाते हैं, तमाम नए अफसर आते हैं, लेकिन ये जो केस था धीरे धीरे ढीला भी पड़ने लगता है। हालांकि इस केस के अंदर कभी कभी गांव वाले जाते और पुलिस वालों से पूछते कि क्या कुछ चल रहा है। कभी परिवार वाले अपना प्रेशर बनाते, कभी मीडिया के थ्रू प्रेशर बनता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी इस पूरे मामले को अब थोड़ा थोड़ा सा इग्नोर करने लगी थी। लेकिन इसी बीच में जो कुछ नए अफसर आते हैं और वो देखते हैं कि इस तरीके से एक मर्डर केस है जो अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और अभी तक सुलझ नहीं पाई है, तो आखिरकार इस केस के अंदर क्या है। तो जो नए अफसर आते हैं वो इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर ऐसा कौन कौन व्यक्ति है जिसकी इस गौतम से बहुत ज़्यादा दोस्ती रही हो, बहुत ज़्यादा नज़दीकी रही हो। अब जब इस एंगल पर छानबीन करते हैं तो कुछ नाम निकल के आते हैं। अब पुलिस वाले ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इन दौरान, इन महीनों के दौरान घर से गायब हो। तो इसमें भी कुछ नाम निकल के आते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले चेक करते हैं कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस मर्डर वाले दिन वहाँ पर उस एरिया के अंदर ऐसे कौन से नंबर थे जो एक्टिव थे और वो नंबर इन लोगों से मैच होते हों जो घर से बाहर थे। तो जब इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन करती है तो इसमें भी कई नंबर एक्टिव आते हैं। लिहाजा पुलिस अपनी टेक्निकल टीमों की मदद से, सर्विलांस की मदद से नंबर को फिल्टर करती है। नंबर को फिल्टर करते करते एक ऐसे नाम पर पहुंचती है जिस नाम से अगर पुलिस छानबीन करे तो शायद इस केस के अंदर कुछ मिल सकता है। दरअसल पुलिस की छानबीन में इतने महीनों के बाद में 6 महीने तकरीबन गुजर चुके थे और जो नाम निकल के आता है वो नाम होता है रंजीत नाथ का। क्योंकि दोस्तों जो राजीव नाथ था ये उस घटना वाले स्थल पर जहाँ पर पुलिस ने नंबर जो फिल्टर किए थे वहाँ पर भी इसकी लोकेशन दिखाई पड़ी थी। साथ के साथ ये गाँव से कुछ समय के लिए गायब भी था। लिहाजा फिर क्या थी, पुलिस जो थी वो इस राजीव नाथ के पास पहुंचती है, इसको अरेस्ट करती है। जब इसको अरेस्ट करती है, इससे पूछताछ करती है तो एक और नाम निकल के आता है। ये नाम होता है कालू उर्फ निर्दोष। नाम भी बड़ा अजीब तरीके का। अब कालू उर्फ निर्दोष का नाम आता है तो उसके बाद में एक और नाम पता चलता है, वो नाम होता है राका। लिहाजा उसके बाद में राजीव नाथ, कालू उर्फ निर्दोष और राका, इन तीनों को अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और उसके बाद में इन तीनों से पूछताछ करती है। जब इन तीनों से पूछताछ करती है तो उसके बाद में जो कालू उर्फ राका होता है, कालू उर्फ निर्दोष होता है, वो एक कहानी सुनाता है। दरअसल ये कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि जो ये व्यक्ति था गौतम, जो सेल्समैनी का काम किया करता था, तो ये जो कालू था इसका एक भाई था जिसका नाम था देवेंद्र और ये हरपालपुर गांव का रहने वाला था। जो हरपालपुर गांव है वो इसके गांव के नज़दीक में ही था। लिहाजा हरपालपुर में ये गौतम अक्सर अपनी जो फेरी थी, अपनी जो एक तरीके से जो ये करता था, जो सामान वगैरह ये बेचने जाता था, जो सेल्समैन ही करता था, वहीं पर इसके गांव में जाता है कई बार। जब जाता है तो उसके बाद में देवेंद्र की पत्नी से इसकी मुलाकात होती है। अब देवेंद्र की पत्नी से मुलाकात होती है तो धीरे धीरे उसके साथ में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो नज़दीकियाँ अब संबंधों में बदल जाती हैं। अब राजीव नाथ जो है वो इस गौतम के ही गांव का है, उसका इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जो राका है उसका भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कालू उर्फ निर्दोष जो कहानी सुना रहा है उस कहानी के हिसाब से जो देवेंद्र की पत्नी थी, यानी इस कालू की भाभी, वो कहीं ना कहीं इस गौतम के साथ में नाजायज़ रिश्तों में थी। और इस वजह से जब कालू को और उसके भाई देवेंद्र को ये बात पता चली कि देवेंद्र की पत्नी जो है वो इस गौतम के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में, तो वो गौतम को इस बारे में समझाते भी हैं। कहते हैं कि देखो गौतम, तुम्हें आज के बाद इस गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो गौतम था ये भी थोड़ा सा दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये कहता है कि मैं गांव में आने से भला कैसे रुक जाऊंगा, ये गांव तुम्हारे बाप का है क्या, और अगर तुम्हें रोकना ही है तो तुम अपनी पत्नी को रोक लो, मुझे क्यों रोक रहे हो। अच्छा, इस बारे में जो गौतम को समझाने की तमाम कोशिशें करते हैं लेकिन गौतम मानता नहीं है। उसके बाद में ये लोग धमकी वगैरह भी देते हैं, तुम गाँव में आओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। इसी घटना के बाद में तकरीबन 20 से 25 दिन के आसपास का समय गुजरता है। जो कालू के भाई देवेंद्र होते हैं उनका रामपुर में एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के अंदर उनकी मौत हो जाती है। अब कालू को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसके भाई देवेंद्र की ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि उसके भाई का एक्सीडेंट करवाया गया है, और ये किसी और ने नहीं करवाया बल्कि गौतम ने ही करवाया होगा, क्योंकि देवेंद्र की पत्नी के साथ में गौतम के नाजायज़ रिश्ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला कोई पुलिस में नहीं जाता है। जो देवेंद्र थे उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और उसके बाद में मामला आया गया हो जाता है। लेकिन जो कालू था ये मन ही मन में गौतम से नफरत करने लगा था। पहली नफरत उसे ये थी कि उसके भाई का मर्डर कराने में गौतम का हाथ हो सकता है। दूसरी नफरत उसे ये थी कि उसकी भाभी के साथ में उसके नैतिक रिश्ते हैं। इसी सब में जो कालू था ये अंदर ही अंदर पकता रहता है। उसके बाद में ये अपने एक दोस्त राका को अपने साथ मिलाता है और कहता है कि गौतम को रास्ते से हटाना है।
अब राका और कालू कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गांव का एक व्यक्ति चाहिए था जो कम से कम रेकी कर सके, जो कम से कम बता सके। अब गांव में ही एक व्यक्ति रहने वाला था जिसका नाम था राजीव नाथ, जिसकी इस गौतम से बनती नहीं थी। मन ही मन में ये गौतम से जला करता था, उसकी कामयाबी से जला करता था। इसलिए कालू और राका मिलकर राजीव नाथ को भी अपने साथ मिलाते हैं। उसके बाद ये पूरी कत्ल की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद में 4 दिसंबर साल 2022 को ये गांव के बाहर घात लगाकर बैठ जाते हैं कि इस गांव में घुसने वाली कोई भी कार, यानी जिसकी 2 लाइटें जलती हों। अब दिसंबर का महीना है, कोहरा बहुत ज़्यादा आ जाता है और गांव के अंदर अगर कार किसी के पास थी तो महज गौतम के ही पास थी। तो ऐसे में 2 लाइटें दिखाई पड़े तो समझ जाना वो गौतम है। अब जैसे ही 2 लाइटें जलती हुई दिखाई पड़ जाती हैं तो उसके बाद में राजीव नाथ खड़ा होता है, कार को हाथ देता है। अच्छा, गांव के व्यक्ति को गौतम देखता है कि गांव का व्यक्ति हाथ दे रहा है, तो उसके बाद में गौतम गाड़ी रोक लेता है, शीशा खुलवाता है। राजीव कहता है कि तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? गौतम उसे सिगरेट देता है, लेकिन जैसे ही वो सिगरेट देता है तो उसी समय कालू और राका ये दोनों भी सामने आ जाते हैं और गौतम की कनपट्टी पर पिस्टल सटा देते हैं। अब जैसे ही पिस्टल को वो अपने सामने देखता है वो घबरा जाता है। वो कहता है कि शायद ये किसी गलत मंशे से आया। उसके बाद में वो कहता है कि जो भी सामान लूटना पाटना है, पैसे छीनने छीन लो, लेकिन कम से कम जान बख्श दो। लेकिन ये तीनों लोग किसी और इरादे से गए थे, इनको तो महज मर्डर ही करना था। उसके बाद में ये सटा कर कान से उसको गोली मारते हैं। गोली मारने के बाद में उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद में निकल जाते हैं। कई गांव क्रॉस करने के बाद में एक लाई के खेत में उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। अब वहाँ से जो राका था उसको उतार देते हैं। कहते हैं कि तुम नज़र रखना इस पूरे एरिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या हलचल है, क्या छानबीन चल रही है, क्या पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वो सारी चीज़ें हमें बताते रहना। और उसके बाद में जो कालू होता है और ये जो व्यक्ति होता है जिसका नाम राजीव नाथ होता है, ये गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। लेकिन इन्हें भी पता था कि गाड़ी अगर हम लोग मेन रोड को जाएंगे तो ये गाड़ी कहीं सीसीटीवी में कैद हो जाएगी, कहीं पर टोल नाके पे कैद हो जाएगी। इसलिए ये कभी सर्विस रोड पकड़ते, कभी जंगल का रास्ता पकड़ते। इसी तरीके से ये बरेली पहुंच जाते हैं। लेकिन एक सर्विस रोड से जा रहे होते हैं, जंगल वाले रोड से, और वो रोड इन्हें ले जाकर नदी पर फंसा देता है। जब नदी पर फंसाता है तो ये उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सॉरी, कार को वहीं पर छोड़ के। अब कार को वहीं पर छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद में फिर से ये राका को कॉल करते हैं, कहते हैं कि उस खेत से तुम डेड बॉडी को निकालो, दूसरी जगह डालो। और दूसरी जगह डालने के बाद में इस गौतम का जो मोबाइल नंबर है वो भी ऑन कर देना और वो भी वहीं पर छोड़ देना, ताकि पुलिस को वो डेड बॉडी मिल जाए। और होता भी ऐसा ही है। ये जो राका था डेड बॉडी को निकालता है, दूसरी जगह शिफ्ट करता है और वहीं पर इस गौतम के मोबाइल जो जेब थी, पॉकेट थी, उसी में उस मोबाइल को भी डाल देता है, जिसकी वजह से डेड बॉडी थी ये पुलिस थाने को मिल जाती है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरा केस निकल के सामने आता है तो पुलिस भी यही सोच रही थी कि आखिरकार इस केस के अंदर ये ऐसा कुछ हुआ क्यों। और अगर यहाँ पर गौतम को परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की थी तो आज के इस दौर में अगर कोई समझा रहा है तो ये भी तुम्हारे लिए एक चांस है, एक मौका है कि तुम सुधर जाओ। लेकिन गौतम ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ जो कालू था उसने कानून अपने हाथ में लिया और उसने गौतम का कत्ल कर दिया। हालांकि कालू को यह भी शक था कि उसके भाई देवेंद्र की हत्या भी गौतम ने कराई है, लेकिन इसके कोई एविडेंस नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे। मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा, मामला कानून तक नहीं पहुंचा और उसका भी अंतिम संस्कार हो गया। इस वजह से ये जो पूरा केस था बंद होकर रह गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे। अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कुछ कमेंट्स है इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई जी, बड़ा दुख होता है कि आपके व्यूज़ देकर तब मैं स्टोरी सुबह सुनता हूँ, फिर व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, क्या करूँ भाई जी, सच में बड़ा दुख होता है। तो धीरज सिंह जी, हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं। आपका काम है कि आप लाइक कर कमेंट्स करते रहें, मेरा काम है मैं वीडियोस अच्छे से अच्छी बनाता रहूँ। बाकी व्यूज़ आने का क्या है कि जब जो यूट्यूब है हमें आगे बढ़ाएगा तभी बढ़ेंगे। नरगिस बानो लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया कहानी है, इस कहानी से काफ़ी सारी बातें सीखने को मिलती हैं। गलती कम और नतीजा गलत होता है, यानी गलत काम का गलत नतीजा होता है। नरगिस बानो आगे लिखते हैं, शुक्रिया भाईजान आपका हमको कहानी सुनाने के लिए। शुक्रिया बहन। दिनेश कुमार लिखते हैं, क्या तारीफ़ करें, आपकी बहुत ही बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। उसके बाद में कई सारे कमेंट्स दिनेश कुमार जी के हैं, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कमेंट खान अकील का लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, नाइस स्टोरी। तो खान अकील जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, मैं आपकी कहानी को पसंद करता हूँ। और कई सारे कमेंट्स हमें दिनेश कुमार जी करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत करते हैं। तो आप सब लोग भी दिनेश कुमार जी की तरह मेहनत क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट क्या करें। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आज आपको सुनकर अच्छा लगा जी, जो क्राइम मेरे बारे में आपने बताया, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी मेरे भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं, गुड वन भाई, तो शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट है सचिन चौधरी जी का है, मोहम्मद रियाज जी कमेंट करते हैं, शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा है जो सिरसी राजस्थान से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। HG करके आईडी है, अपना कमेंट्स करते हैं। शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं। खेमराज भट्टी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। राम राम जी। खेमराज गुज्जर छिट्टी GP नगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, शुक्रिया मेरे भाई।
उसके बाद में नरगिस बानो सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स हमारे दिनेश कुमार जी के हैं। साहिल जी कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी की वाइफ भी हमारी कहानी सुनते हैं। सैयद आदिल हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं? तो सैयद आदिल जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब। रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो भैया नमस्कार, शुक्रिया आपका कि आपने अपना कमेंट्स किया। उसके बाद में मोहम्मद इमरान जी कमेंट्स करते हैं, फतेहपुर से कहानी सुनते हैं। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, सेम स्टोरी एक मॉडल की भी थी और बिलेंडर की वाइफ ने अपने वाइफ से फायरिंग करवाई थी। तो फरजाना सिद्दीकी जी शुक्रिया, आपने अपना कमेंट्स किया। मीना जी नमस्ते लिखती हैं। NTR नाइस स्टोरी लिखते हैं। दिनेश कुमार जी, नरगिस बानो जी अपनी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।